Hello, my dear students. My name is Ankit Sharma, and I welcome you all to the Prime Skills. This is the part 4 of Unit 2. इससे पहले हम पार्ट 3 डिस्कस कर चुके हैं. ये हमारे रिज्यूमे राइटिंग का जो मॉड्यूल है वो चल रहा है. रिज्यूमे राइटिंग का पार्ट 1 जो है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. ये आपका रिज्यूमे राइटिंग का सेकंड और लास्ट पार्ट है. तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या डिस्कशन किया था, सबसे पहले उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. हमने इस रिज्यूमे के बारे में स्टडी किया था कि रिज्यूमे होता क्या है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या इसका इफेक्टिव रिज्यूमे होने का क्या बेनिफिट होता है. हमने डिफरेंस बिटवीन सीवी, रिज्यूम एंड बायोडेटा ये सब कुछ पढ़ा था. और हमने कितने टाइप के रिज्यूमेज होते हैं वो हमने डिस्कशन किया था. ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल में हमने रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पढ़ा था, फंक्शनल रिज्यूमे पढ़ा था और हमने कंबाइंड फॉर्मेट पढ़ा था. इसी तरीके से हमने जो नॉन ट्रेडिशनल टाइप थे उसमें लिंक्डइन, वीडियो रिज्यूमेज, पोर्टफोलियो और इन्फोग्राफिक्स, इन चारों के बारे में हमने डिस्कशन किया था. अगर आप उस डिस्कशन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप हमारा पार्ट 3 जो है या फिर आपका रिज्यूमे वाला पार्ट 1 जो है उसको आप आसानी से दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं. आइए अब आगे चलते हैं और इसमें आज जो हमारा पार्ट है इसमें हम इफेक्टिव रिज्यूमे लिखने के तरीकों के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से हम एक इफेक्टिव रिज्यूमे बना सकते हैं. सो टू राइट अ इफेक्टिव रिज्यूमे आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं. जैसे पिक द राइट रिज्यूमे फॉर्मेट एंड लेआउट. सबसे पहला स्टेप होता है कि आप सबसे पहले एक रिज्यूमे फॉर्मेट और लेआउट को पिक कीजिए कि कौन सा रिज्यूमे फॉर्मेट और लेआउट आप बनाना चाहते हैं. नंबर 2, मेंशन योर पर्सनल डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन. Number 3, use a resume summary or objective. Number 4, list your work experience and achievement. Number 5, mention your top soft and hard skills. Number 6, optional है जो, include additional resume sections like language, hobbies, etc. Then tailor your information for the job advertisement. Craft a convincing cover letter and proofread your resume and cover letter. कवर लेटर क्या होता है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फिर भी एंड में 2 स्लाइड्स में हम इसको डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे. व्हाट इज अ कवर लेटर. सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, इफेक्टिव रिज्यूमे लिखने के लिए देखा जाए तो जनरली आपका रिज्यूमे जो होगा, एक फंक्शनल रिज्यूमे हो या आपका क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे हो, जो भी रिज्यूमे हो वो आपका एक इस तरह से देखने में लगेगा. और इस रिज्यूमे में सबसे ऊपर आपका नाम, आपका प्रोफेशनल टाइटल, आपका एड्रेस होगा. उससे नीचे आपकी ऑब्जेक्टिव समरी होगी जो पॉइंट नंबर 2 है. उससे नीचे आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा. अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको रिप्लेस करने के लिए कुछ 4 या 5 चीजें होती हैं जिनके बारे में मैं लास्ट में आपसे डिस्कस करूंगा. सो डोंट यू वरी अबाउट इट कि मेरे पास तो सर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, मैं रिज्यूमे अच्छा कैसे बनाऊंगा. आई कैन हेल्प यू आउट विद दैट. ठीक है. नंबर 4, मेंशन योर टॉप सॉफ्ट एंड हार्ड स्किल्स. जो भी आपके सॉफ्ट और हार्ड स्किल्स हैं, टॉप स्किल्स, उनको आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं. इंक्लूड एडिशनल सेक्शंस जैसे कि लैंग्वेज, सर्टिफिकेट, वॉलंटियर, ये सब कुछ आप ऐड करेंगे. एंड देन टेलर योर इन्फॉर्मेशन टू द जॉब एडवर्टीजमेंट एंड देन फाइनली प्रूफ रीड योर अप्लाइंग फॉर द जॉब्स. सो अगर ध्यान से आप देखें तो जनरली लोग जो रिज्यूमे बनाते हैं वो इस तरीके के बनाते हैं जो कि आपके राइट हैंड साइड पे दिया गया है, रॉबर्ट जॉनसन, राइट. लेकिन अगर आप अपना एक अच्छा रिज्यूमे बनाना चाहते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड वाले फॉर्मेट को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड वाला फॉर्मेट जो है वो राइट हैंड से ज्यादा इंप्रेसिव लग रहा है, ज्यादा अच्छा लग रहा है और वो ज्यादा बेसिकली आपको जो है इंटरव्यू तक पहुंचाने के ज्यादा चांसेस आपको प्रेजेंट करता है, राइट. सो हम इसी के ऊपर फोकस करेंगे कि इस तरह का रिज्यूमे आप कैसे बना सकते हैं. तो हाउ टू पिक द राइट रिज्यूमे फॉर्मेट. देयर आर 3 टाइप ऑफ फॉर्मेट जो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल, फंक्शनल एंड कॉम्बिनेशन. आप कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपके स्किल्स कैसे हैं, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फॉर्मेट चूज करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास बहुत ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस है और ये वर्क एक्सपीरियंस आपकी जो पोजीशन है उस पोजीशन से रिलेवेंस रखता है तो आपको रिवर्स क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे फॉर्मेट को ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि वहां पे आप अपने स्किल्स को ना दिखा के वहां पे आप अपने एक्सपीरियंस को ज्यादा अच्छे से शो कर सकते हैं. नंबर 2, अगर आपके पास रेलेवेंट वर्क स्किल्स जो है वो कम है, या फिर आप एक स्टूडेंट हैं जिसने अभी अभी जॉब मार्केट में एंटर किया है, या फिर आप अपने करियर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपको फंक्शनल या फिर स्किल बेस्ड रिज्यूमे फॉर्मेट को चूज करना चाहिए. और अगर आप एक बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं लेकिन उस एक्सपीरियंस के साथ साथ आप अपने स्किल्स को भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, आपने अपने स्किल्स में बहुत अच्छी ग्रोथ करी है, उन स्किल्स को भी आप दिखाना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको कॉम्बिनेशन रिज्यूमे फॉर्मेट चूज करना चाहिए. ये बेसिकली जनरली जो एक्सपर्ट मैनेजमेंट के या फिर काफी लंबे अरसे से जो एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं और अपने स्किल्स को लगातार ग्रो कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये रिज्यूमे फॉर्मेट होता है. तो जनरली देखा जाए तो हमारे लिए फंक्शनल यानी एक फ्रेश ग्रेजुएट के लिए जो रिज्यूमे का फॉर्मेट होता है वो फंक्शनल फॉर्मेट बेस्ट होता है.
So which one you should go for? 90% केसेस में आप रिवर्स क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे में जाते हैं जब आपके पास एक्सपीरियंस हो, लेकिन क्योंकि हम फ्रेशर्स की पर्सपेक्टिव से रिज्यूमे बना रहे हैं तो हम फंक्शनल रिज्यूमे के हिसाब से ही हम डिस्कशन करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये ऑर्डर होता है, बाकी सारे ऑर्डर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। हाउ टू पिक द राइट रिज्यूमे फॉर्मेट। रिज्यूमे फॉर्मेट के अंदर क्या क्या होना चाहिए? 1 पेज इन लेंथ, कोशिश कीजिए मैक्सिमम 1 पेज, वन पेज और मैक्सिमम 2 पेजेस आपके हों, इससे ज्यादा पेजेस को बिल्कुल भी ऐड मत करिए। अगर आप इससे ज्यादा पेजेस ऐड कर रहे हैं, चांसेस आर कि आपके रिज्यूमे को पढ़ा ही नहीं जाएगा। एम्पल व्हाइट स्पेस, जितना हो सके अपने रिज्यूमे में थोड़ा सा व्हाइट स्पेस दिखाइए, बिकॉज व्हाइट स्पेस जो होता है वो थोड़ा सा आपका क्लैरिटी शो करता है आपके रिज्यूमे के अंदर। इजी टू रीड फॉन्ट, जो आपका फॉन्ट है वो इजी टू रीड होना चाहिए। आप कोई भी फॉन्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ अच्छे फॉन्ट्स हैं जैसे कि उबंटू फॉन्ट हो गया, रोबोटो हो गया, ओवरपास हो गया, आप इनको यूज कर सकते हैं। कॉमिक सेंस या फिर आपका जो करली टाइप के जो होते हैं, कर्सिव टाइप के जो होते हैं, उनको कभी भी यूज मत कीजिए, बिकॉज वो आपकी क्लैरिटी को थोड़ा सा ऑब्सक्योर कर देते हैं। पिक द राइट फॉन्ट साइज, कोशिश कीजिए कि 11 to 12 का आप फॉन्ट साइज जरूर यूज करें मिनिमम, और उसके ऊपर जो हेडिंग्स हैं उसको आप 14 to 16 तक ले जा सकते हैं। ऑलवेज ट्राई टू सेंड योर रिज्यूमे एज अ पीडीएफ अंटिल एंड अनलेस यू आर आस्क्ड टू सेंड इन वर्ड डॉक्यूमेंट, क्योंकि जब आप वर्ड में भेजते हैं तो सबके पास वर्ड के अलग अलग वर्जन होते हैं। जिस भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वर्जन आप यूज कर रहे हैं, अगर आपने किसी और वर्जन में बनाया है, दूसरे वर्जन में ओपन करते ही उसकी पूरी सेटिंग्स गड़बड़ हो जाती हैं। उस सिचुएशन में आपका पूरा सेट आउट, पूरा जो आपने सेट किया है, जो लेआउट है वो बिगड़ जाता है। पीडीएफ कभी भी आपकी चेंज नहीं होती, तो पीडीएफ इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट वर्जन टू सेंड। ठीक है, ट्रेडिशनल रिज्यूमे लेफ्ट हैंड साइड की तरह हुआ करते थे, क्रिएटिव रिज्यूमे राइट हैंड साइड की तरह हुआ करते हैं। क्रिएटिव रिज्यूमे इज फार बेटर देन द ट्रेडिशनल रिज्यूमे। So now coming to the point, if you are pursuing a career in more traditional industry, legal, banking, finance, आप traditional resume format follow कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक टेक्निकल कंपनी या फिर अगर आप एक इमेजिनेटिव और इनोवेटिव टाइप की मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको क्रिएटिव टाइप का रिज्यूमे यूज करना चाहिए। रिज्यूमे कंटेंट, व्हाट टू मेंशन इन योर रिज्यूमे। आपके रिज्यूमे में क्या क्या मेंशन होना चाहिए? कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, प्रोफेशनल रिज्यूमे समरी, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, स्किल्स एंड ऑप्शनल सेक्शन। ठीक है, सबसे पहले कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है। दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन, बहुत क्रिटिकल सेक्शन होता है, क्योंकि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ही गलत होगी तो एचआर आपसे कभी कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो हमेशा उसको डबल चेक कीजिए, ट्रिपल चेक कीजिए, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होनी चाहिए। कभी कभी कॉन्टैक्ट नंबर में 10 की जगह 11 अंक हो जाते हैं, या फिर 10 की जगह 9 अंक हो जाते हैं। उस सिचुएशन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाती है कि आप एलिजिबल होते हुए भी आपको वहां पे कॉल नहीं की जाएगी। आपका नाम क्या क्या होना चाहिए? आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम होना चाहिए, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, लोकेशन होनी चाहिए। ऑप्शनल है आपका टाइटल, लिंक्डइन यूआरएल आप डाल सकते हैं, सोशल मीडिया, वेबसाइट या ब्लॉग आप अपना उसके अंदर डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए? आपको डेट ऑफ बर्थ डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जब तक कि आपसे पूछा ना जाए। अनप्रोफेशनल ईमेल एड्रेस कभी मत डालिए, अगर नहीं है तो एक प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस बना लीजिए। मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं किसी भी ईमेल आईडी को बनाने में। हेडशॉट, यानी जरूरत नहीं है कि आप अपना फोटोग्राफ उसमें डालें। अगर आपको लगता है कि फोटोग्राफ की रिक्वायरमेंट है, आपके फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट है, आप डाल सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट वेरी मच रिक्वायर्ड। अगर आप देखें तो आपका जो हेड होगा, यानी आपके जो रिज्यूमे के ऊपर का टॉप पोर्शन होगा, वो बिल्कुल इस तरीके से दिखाई देगा आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका नाम होगा, नीचे आपका डिजिग्नेशन या फिर आपकी जो पोस्ट होगी जिस पे आप करंटली वर्क कर रहे हैं, या फिर आप उसमें अपने किसी स्किल सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पे आपकी ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी लोकेशन, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल, ये सब कुछ आपके हो सकते हैं, राइट। देन कमिंग टू द resume summary. Now, what is resume summary and objective? A resume summary is 2 to 3 sentence summary of your career. ये आपके करियर की समरी होती है। You should use a resume summary in basically any situation unless you are a recent university graduate or switching career. अगर आप एक रिसेंट यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं तो आप रेज्यूमे समरी ना लिख के आप ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। दोनों में डिफरेंस है। रेज्यूमे समरी वो लिखता है जिसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वो अपने एक्सपीरियंस की समरी लिखता है। ऑब्जेक्टिव वो लिखता है जिस व्यक्ति को एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक फ्रेशर है, फ्रेश ग्रेजुएट है, और वो मार्केट में एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करके आता है कि मुझे अपने इस करियर से क्या चाहिए, या फिर मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन से क्या चाहिए और मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं। वहां पे ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट डिफाइन होता है। तो आपकी रिज्यूमे समरी में क्या क्या होना चाहिए? अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो योर जॉब एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, कितने साल का एक्सपीरियंस है, किस तरह का एक्सपीरियंस है, कस्टमर सपोर्ट एक्सपीरियंस है, हेल्थ इंश्योरेंस का एक्सपीरियंस है, जो भी एक्सपीरियंस है वो आप इसमें डाल सकते हैं। 1 to 2 टॉप अचीवमेंट्स, जो भी आपने अपने करियर के दौरान अचीवमेंट किया है वो इसमें डाल सकते हैं।
डिजायर्ड गोल, आपका डिजायर्ड गोल क्या है, पैशन फॉर वर्किंग इन स्पेसिफिक कंपनी, क्यों आप इस कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, वो चीज आप उसके अंदर डाल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में आप क्या डाल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अगर फ्रेशर हैं तब आप इसको डालेंगे। ऑब्जेक्टिव में आप अपना गोल ऑफ रिज्यूमे डाल सकते हैं, आपके गोल क्या है कंपनी में जॉब करने का, 2 से 3 सेंटेंस में। आप अपने मोटिवेशन को डाल सकते हैं कि आप इस फील्ड में मोटिवेट जाने के लिए मोटिवेटेड क्यों हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑटोमोटिव सेक्टर में जाना चाहते हैं तो क्यों जाना चाहते हैं, कुछ तो मोटिवेशन रहा होगा ना आपका, वो चीजें आप इसमें डाल सकते हैं। A resume objective is to go for anyone either has no work experience or going through a career change। ये हम बात कर चुके हैं, अगर आप एक करियर चेंज कर रहे हैं या फिर आप एक नए व्यक्ति हैं तो आप ये अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो इसमें डाल सकते हैं। एग्जाम्पल आपकी करियर ऑब्जेक्टिव का क्या हो सकता है, जैसे एक एग्जाम्पल है, हार्ड वर्किंग रिसेंट ग्रेजुएट विद BA इन ग्राफिक डिजाइन फ्रॉम न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी सीकिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, 3+ years of practical experience working with Adobe Illustrator and Photoshop, creating illustration and designing UX UI, looking to grow as a designer as well as perfect my art at the XYZ Design Studio। ये आपका ऑब्जेक्टिव है, आप इसमें अपने ऑब्जेक्टिव को अपने हिसाब से भी क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा आपका जो ऑब्जेक्टिव है क्या हो सकता है, IT प्रोजेक्ट मैनेजर विद 5+ years of experience in software development, managed a team of developers or create product for several industries such as fintech and HR tech, looking to leverage my experience in managing outsourced product as a product owner at XYZ। ठीक है, तो ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव का या फिर रिज्यूमे समरी का एग्जांपल है। वर्क एक्सपीरियंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिज्यूमे इज योर वर्क एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स उन लोगों को जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है, जिनके पास नहीं है वो अभी थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं इस बात को लेके। This is where you really sell yourself, displaying your past accomplishment and responsibilities। आपकी जो भी accomplishment या जो भी responsibilities रहे हैं वो आप अपने work experience section में दिखाते हैं। If you manage to master this section alone, you will know 80% of all there is to know about how to make a resume। अगर आप 80%, अगर आप चाहते हैं कि आपका resume बिल्कुल perfect हो तो work experience के पार्ट को बिल्कुल परफेक्ट कर लीजिए, 80% कंडीशन में आपका रिज्यूमे बिल्कुल परफेक्ट होगा। हाउ टू लिस्ट वर्क एक्सपीरियंस, क्या क्या होता है वर्क एक्सपीरियंस में, आपका जॉब टाइटल या पोजीशन होती है, कंपनी नेम, अचीवमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डेट्स एम्प्लॉयड। जनरली मंथ, ईयर की टर्म्स में यानी YY की टर्म्स में आप लिखें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ATS सिस्टम्स जो होते हैं वो इसी तरीके से आपके इंफॉर्मेशन को पार्स करते हैं। नेक्स्ट इज योर लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स। लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स के करेक्ट एग्जांपल आपके क्या हो सकते हैं, किस तरीके से आपको अचीवमेंट यहाँ पे डालने चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक्सीडेड सेल्स टीम KPIs by 30% फॉर 3 months स्ट्रेट, जनरेटेड ओवर $24,000 इन सेल्स इन 1 month। देखिए करेक्ट और इनकरेक्ट में क्या डिफरेंस है। करेक्ट जो एग्जांपल्स हैं उसमें आपने क्वांटिफिकेशन कर रखा है, आपने क्वांटिटी दे रखी है, आप नंबर्स में बात कर रहे हैं, डेटा में बात कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स में बात कर रहे हैं। तो जब भी आप अचीवमेंट्स दिखाएं तो वहां पे स्टैटिस्टिक्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आपके अचीवमेंट्स को क्वांटिफाई करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज योर टेलर योर रिज्यूमे टू द जॉब। आपका जो रिज्यूमे है, ये बात बहुत ध्यान से समझिए, आपके रिज्यूमे को आपके जॉब के अकॉर्डिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, 70% ऑफ द रिज्यूमे सबमिटेड टू द जॉब बोर्ड्स आर नेवर रेड। कभी भी आपके 70% से ज्यादा रिज्यूमे ऐसे होते हैं जिनको कभी पढ़ा ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो जॉब पोस्टिंग के अकॉर्डिंग होते ही नहीं है। एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम केवल उन रिज्यूमेस को पास करता है या उन रिज्यूमेस को अंदर जाने देता है जो कि जॉब पोस्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर आपका रिज्यूमे 5 साल पुराना बना हुआ है और जॉब पोस्ट की रिक्वायरमेंट आज के हिसाब से है, आप अपने रिज्यूमे को कभी भी ATS के थ्रू पास नहीं करा सकते। ठीक है, An ATS is a software that helps companies filter through hundreds of resumes they receive per day। बहुत सारे रिज्यूमेज उनको मिलते हैं तो अकेले बैठ के वो काम नहीं कर सकते, उनको ऑटोमेटिक मशीन या ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इस काम पे लगाने पड़ते हैं। और वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो केवल कीवर्ड सर्च करते हैं। अगर उनके कीवर्ड से आपके कीवर्ड्स मैच कर जाते हैं तो आपका रिज्यूमे पास हो जाता है, अदरवाइज आपके रिज्यूमे को वो डिस्कार्ड कर देते हैं। The key here is to tailor your resume to each job you apply। हर जॉब के लिए, देखिए जॉब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो उसके लिए आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। ये मत सोचिए कि कौन हर जॉब के लिए अपने रिज्यूमे को कस्टमाइज करेगा, नहीं, दिस इज द प्रोसेस। अगर आप उसके लिए सीरियस हैं देन यू शुड डू इट। To do this, you need to mention the right keywords from the job and in your resume। जो भी आपके जॉब एडवर्टीजमेंट में कीवर्ड्स यूज किए गए हैं, उन कीवर्ड्स को अपने रिज्यूमे में जरूर यूज कीजिए। ठीक है,
Example, let's say that after reading the following job ad for the position of a digital marketer, you discover that the most critical requirement for the job are, आपने एक एडवर्टीजमेंट पढ़ा, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर XYZ कंपनी में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, 5+ years of experience in online marketing, social media marketing experience with good knowledge of Facebook advertisement, BA in marketing and business administration, experience managing $20,000+ monthly advertisement budget on Facebook। ये आपने कीवर्ड्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। अब इन कीवर्ड्स को आपको अपने रिज्यूमे में यूज करना है, तो आप उनको कैसे यूज करेंगे? आपने कीवर्ड सेलेक्ट कर लिए, अब अपने रिज्यूमे को आपको बेसिकली टेलर करना है, इस तरीके से कस्टमाइज करना है कि इन सारे कीवर्ड्स को आप अपने रिज्यूमे में कहीं ना कहीं यूज जरूर करें। जब आप इनको यूज करेंगे तो एटीएस इन कीवर्ड्स के साथ आपके रिज्यूमे को मैच करेगा, आपके रिज्यूमे में वो कीवर्ड्स पहले से अवेलेबल होंगे और एटीएस के थ्रू आपका रिज्यूमे आसानी से निकल जाएगा। ठीक है। हाउ मच वर्क एक्सपीरियंस डू यू इंक्लूड इन योर रेज्यूमे? कितना वर्क एक्सपीरियंस आपको इंक्लूड करना चाहिए? देखिए, चार तरह के कैंडिडेट्स जनरली होते हैं। नंबर 1, जॉब हंटर्स विद नो एक्सपीरियंस, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, जो पहली बार जॉब देख रहे होते हैं। ईदर कीप इट एम्प्टी, या तो उसको बिल्कुल खाली छोड़ दीजिए, और फोकस ऑन ऑल अदर सेक्शंस और फिल इट अप विद वर्क एक्सपीरियंस इन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन प्रॉफिट्स एक्सेट्रा। अगर आपने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे काम किया है, कहीं इंटर्नशिप में काम किया है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे काम किया है, वो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको खाली छोड़ सकते हैं। एंट्री लेवल कैंडिडेट्स, अगर आपको बहुत थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, 1 ईयर का, 2 ईयर का, तो आप यहाँ पे अपना जितना भी एक्सपीरियंस है उसको पूरा का पूरा इंक्लूड कीजिए। मिड लेवल प्रोफेशनल्स, आपका अगर एक्सपीरियंस 10 साल का, 12 साल का है, उस सिचुएशन में आप मिड लेवल प्रोफेशनल्स में आते हैं, तो आप केवल उस वर्क एक्सपीरियंस को वहां पे मेंशन कीजिए जो कि रेलेवेंट हो आपकी पोजीशन के हिसाब से। ठीक है। अगर मान लीजिए आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्रोडक्शन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड आप अपने एक्सपीरियंस को वहां पे मेंशन कीजिए, बाकी सारे एक्सपीरियंस को मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। सीनियर प्रोफेशनल्स, अगर आपको 15, 20 साल, 30 साल तक का एक्सपीरियंस है, तो उस सिचुएशन में आपका जो मैक्सिमम 15 इयर्स का रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है, आप उसको केवल वहां पे पब्लिश कीजिए, उसके अलावा वहां पे आपको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जो सबसे रिसेंट वाला आपका एक्सपीरियंस होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसको मेंशन कीजिए, उससे एक दो पहले वाले एक्सपीरियंसेस को मेंशन कीजिए, दैट्स ऑल। ज्यादा एक्सपीरियंसेस को मेंशन करने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे कि आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, लिस्टिंग ऑफ एजुकेशन। आपके एजुकेशन को आप किस तरीके से लिस्ट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है एमएससी स्पेस सिंटेक्स आर्किटेक्चर एंड सिटीज, बार्लेट स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। कौन सी डेट से कौन सी डेट तक आपने उसको स्टडी किया, कौन से डिपार्टमेंट या कौन से कॉलेज से आपने उसको स्टडी किया, क्या क्या आपने स्टडी किया। स्पेशल डायनेमिक्स एंड कंप्यूटेशन में आपका स्पेशलाइजेशन था, आर्किटेक्चर फिनोमिना, बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड नेटवर्क्स, डिजाइन एज अ नॉलेज बेस्ड प्रोसेसेस। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपनी एजुकेशन को, जो भी आपने एजुकेशन गेन किया है, उसको आप इस तरीके के फॉर्मेट में आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। Tips on perfecting your education sector. If you don't have any work experience, mention your education section first. सबसे पहले अपना एजुकेशन का सेक्शन वहां पे मेंशन कीजिए अगर आपको कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। मेंशन योर लेटेस्ट एजुकेशन एंट्री ऑन टॉप। आपकी जो सबसे लेटेस्ट एजुकेशन है उसको ऑन टॉप कीजिए, वही रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। Only mention GPA if you had a very impressive academic career, 3.5 GPA plus। अगर आपका जो एकेडमिक करियर है वो बहुत अच्छा इंप्रेसिव रहा है, तो वहां पे अपने ग्रेड्स को मेंशन कीजिए, अदरवाइज उनको मेंशन मत कीजिए। स्किल्स, एम्फेसाइज योर नो हाउ विद द स्किल सेक्शन। आप अपने स्किल सेक्शन में नो हाउ को आप वहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्किल सेक्शन के थ्रू। आपको इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये समझनी है कि आपके दो तरह के स्किल्स होते हैं, एक होते हैं आपके हार्ड स्किल्स और एक होते हैं आपके सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स वो होते हैं जिनको मेजर किया जा सकता है, एनीथिंग फ्रॉम कोडिंग इन पाइथन टू नो हाउ टू कुक हाई कुजीन, इन सब में आपका हार्ड स्किल्स होते हैं। ठीक है। लेकिन सॉफ्ट स्किल्स वो होते हैं जो पर्सनल स्किल्स कहलाते हैं, जिनको मेजर नहीं किया जा सकता, जैसे सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन, पर्सनल ट्रेट्स, करियर एट्रीब्यूट्स, लीडरशिप, थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, देन योर मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन। ये कुछ है इनमें से। ठीक है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। जो गुड रिज्यूमे होते हैं उनके अंदर आपके सॉफ्ट और हार्ड दोनों स्किल्स को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स में हमने दिखाया है। टेक्निकल स्किल्स HTML एंड CSS में आप इसको लेवल्स में डिफाइन कर सकते हैं, आप कौन से लेवल की नॉलेज है आपको। HTML CSS में टॉप लेवल की नॉलेज है, C++ में थोड़ी सी कम, पाइथन में उससे कम, PHP में उससे कम। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं कि कौन से स्पेसिफिक फील्ड्स हैं जिसमें आप टॉप नॉलेज रखते हैं, ये आपके हार्ड स्किल्स कहलाते हैं। सॉफ्ट स्किल्स जो है उनको आप नीचे की लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वर्बल एंड रिटल कम्युनिकेशन,
टीम वर्क, लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, पेशेंस। तो ये आपका दिखाने का एक बहुत अच्छा तरीका है स्किल्स को। Then comes your 3 steps to list skills in your resume. Step number 1, list hard skills with experience level. Experience level के हिसाब से अपने hard skills को mention कीजिए। क्या तो आप beginner हैं, intermediate हैं, advanced हैं, expert हैं, जो भी हैं आप उस हिसाब से अपने लेवल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, अपने स्किल्स के बारे में कभी भी आपको झूठ नहीं बोलना है। अगर आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन, अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं और आप वहां पे एडवांस लेवल मेंशन कर देते हैं, देन इट वुड बी वेरी ऑकवर्ड मोमेंट फॉर यू इन इंटरव्यू, right? So never lie about your skills. Step number 2, tailor your skills to the job. जो भी आपके स्किल्स हैं, उन स्किल्स को, आप में बहुत सारे स्किल्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ स्किल्स आपके जॉब के लिए इररिलेवेंट हो सकते हैं, कुछ रिलेवेंट हो सकते हैं। तो जो जॉब के लिए रिलेवेंट हो केवल उनको मेंशन कीजिए। मान लेते हैं कि आपको खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, लेकिन आप अप्लाई कर रहे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की जॉब के लिए, तो वहां पे खाना बनाने का जो स्किल है वो बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है। तो डोंट ट्राई टू मेंशन इट। ठीक है, तो केवल अपने स्किल्स को, उन स्किल्स को मेंशन कीजिए जो जॉब के लिए आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या फिर आपके जो एसेंशियल हो सकते हैं। स्टेप नंबर 3, इंक्लूड सम यूनिवर्सल स्किल्स। कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं जो सबके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना आज के जमाने में बहुत जरूरी है। आपको जो आपके लाइक टेक्निकल नो हाउस हैं, आपके कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर के, जैसे कि पावर पॉइंट या फिर वर्ड, ठीक है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए आज के टाइम में। सॉफ्टवेयर स्किल्स में आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, आपका टीम वर्किंग कैपेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये सब चीजें आपकी यूनिवर्सल स्किल्स होते हैं, ये सबके अंदर होनी चाहिए। उनको आपको चाहे तो आप, अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उस जॉब के लिए इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है उनकी, तो आप उनको वहां पे दिखा सकते हैं। अदरवाइज इस चीज की कोई रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। ठीक है, whatever job you are applying to, chances are these skills will one way or another come in handy, so feel free to include them. आपको अगर लगता है तो आप उसको वहां पे इंक्लूड कर सकते हैं। Other important sections, number 1, languages. To list language in your resume, simply write them down and assign them the appropriate level. जो भी languages आपको आती हैं, for example आपको कोई भी foreign language आती है, तो उस language में आपका level क्या है, आप native हैं, fluent हैं, proficient हैं, intermediate हैं, basic हैं, जो भी level है वो आप वहां पे mention कर सकते हैं। हॉबीज एंड इंटरेस्ट, आपके इंटरेस्ट क्या है? डोंट हेजिटेट टू शो ऑफ योर पर्सनालिटी विद हॉबीज एंड इंटरेस्ट सेक्शन। अगर आपकी कुछ हॉबीज हैं, प्लीज मेंशन देम। ये कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालते, ये पॉजिटिव होते हैं। Then comes your volunteering experience. It leaves the impression that you are devoted, loyal employee. अगर आप एक volunteer experience में participate करते हैं, do show it. It always creates a positive impression. Volunteer experience का मतलब क्या होता है? आप किसी की help करते हैं या फिर आप किसी non-profit organization में आपने कुछ help की है, या फिर आपने किसी एनजीओ को ज्वाइन किया हुआ है, आप कोई सोशल सर्विस करते हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दे ऑलवेज गिव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। ठीक है, सर्टिफिकेशंस एंड अवार्ड्स, जो भी आपके सर्टिफिकेट्स या अवार्ड्स आपने अचीव किए हैं, चाहे वो आपकी किसी भी फील्ड में हो, स्पोर्ट्स फील्ड में हो या फिर वो आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के फील्ड में हो, आप उनको यहाँ पे हमेशा मेंशन कर सकते हैं। देन योर पब्लिकेशंस, अगर आपने किसी स्पेसिफिक जर्नल में, साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल जर्नल में आपने कोई पब्लिकेशन किया है, यू कैन ऑलवेज मेंशन इट। देन योर प्रोजेक्ट, अगर आपने किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में कोई प्रोजेक्ट किया है, चाहे वो प्रोजेक्ट कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपकी फील्ड से बिलोंग करता हो ना करता हो, आपने कोई एंटरप्रेन्योरल एंडेवर्स में कोई पार्टिसिपेशन किया हो, या फिर आपने किसी के लिए कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया हो, या किसी के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाया हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व की हो, एवरी प्रोजेक्ट यू कैन मेंशन इट, नो मैटर हाउ स्मॉल इट इज। सो जनरली आपकी जो इफेक्टिव रिज्यूमे बन के आता है, वो रिज्यूमे आपका इस तरह के फॉर्मेट में आपका निकल के आएगा। जनरली इस फॉर्मेट को याद रखिए, इस फॉर्मेट को आप देखिए। अगर आप इन फॉर्मेट्स की टेम्पलेट्स देखना चाहते हैं तो novaresume.com पे जाके आप अपनी टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वहां पे आप क्रिएट भी कर सकते हैं। नोवा रिज्यूमे आपको बेसिकली एक रिज्यूमे क्रिएट करने का फ्रीली आपको एक मौका देता है, आप वहां से अपना एक रिज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं। सो दीज ऑल आर द रिज्यूमे टेम्पलेट्स। रिज्यूमे फॉर फ्रेशर, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर आप एक फ्रेशर हैं तो फ्रेशर में आप अपने एक्सपीरियंस सेक्शन को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो 4 सेक्शंस के माध्यम से आप अपने एक्सपीरियंस सेक्शन को रिप्लेस कर सकते हैं। कौन कौन से 4 सेक्शन? नंबर 1, इंटर्नशिप। अगर आपने कहीं पे इंटर्नशिप की है, समर ट्रेनिंग की है, तो उस समर ट्रेनिंग और इंटर्नशिप को आप वर्क एक्सपीरियंस की फील्ड पे रख सकते हैं। ठीक है, उसको भी बिल्कुल इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, किस कंपनी में आपने इंटर्नशिप की है, कौन सी जगह पे, कौन से ड्यूरेशन में, कितने टाइम से कितने टाइम तक, और क्या वहां पे आपकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक ये ग्रे फील्ड में आपको एग्जांपल दे रखा है। ठीक है,
नंबर 2 आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। ये हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी को ये आपका डिफाइन करते हैं, किस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट करते थे। तो आप उसका टाइटल लिखिए, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट थे या फिर जिस कम्युनिटी और जिस बेसिकली आप किसी स्पेसिफाइड सेक्शन के पार्ट थे तो आप उसका नाम लिखिए, आपका रोल क्या था उस ऑर्गेनाइजेशन में और कितने टाइम के लिए आप उस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में थे और किस लेवल पे थे, वो सब चीजें आप उसमें यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे आपका, आप मान लीजिए पब्लिक स्पीकिंग क्लब के आप पार्ट थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, कितने टाइम से कितने टाइम के लिए थे, आपने कितने लेक्चर सेशन वहां पे ऑर्गेनाइज किए, कितनी स्पीचेस आपने दी और आपने क्या कोई वहां पे अवार्ड या सर्टिफिकेट जीता है, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आप मेंशन कर सकते हैं। देन कम योर वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस, डेडिकेशन एंड पैशन टू अप्लाई योरसेल्फ। जो भी वॉलंटियर एक्सपीरियंस होता है वो हमेशा आपके डेडिकेशन और पैशन को रिप्रेजेंट करता है। Whether you spend your time in a soup kitchen or help to collect trash in a countryside, you can mention it in your resume. आप हमेशा अपने volunteer experience को mention कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ग्रे फील्ड में दिखा रखा है, ग्रैंड आर्काइव लाइब्रेरी वॉलंटियर, वॉशिंगटन डीसी 8 2017 to 2 2019। क्या क्या एक्टिविटीज वहां पे परफॉर्म की, उनको आप शॉर्ट में, ब्रीफ में यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। देन कम फोर्थ इज योर प्रोजेक्ट। बीटेक में स्पेसिफिकली टेक्निकल डिग्रीज में आपके प्रोजेक्ट होते हैं, तो उन प्रोजेक्ट को आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। आपने क्या क्या वर्क उसके अंदर किया, कौन कौन से प्रोजेक्ट आपने किए, क्या मेजर प्रोजेक्ट्स थे, उन प्रोजेक्ट्स की फाइंडिंग क्या थी, आपका वर्क क्या था, ग्रेजुएशन थीसिस क्या थी, रिसर्च प्रोजेक्ट क्या था, वो सारा प्रोजेक्ट वगैरह सब आप अपना अच्छे से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, छोटे से लेके बड़े से बड़े प्रोजेक्ट तक आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट को आप डिफाइन करने के तरीके क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एक प्रोजेक्ट हो सकता है ऑनलाइन प्राइवेसी एंड सोशल मीडिया, अ जर्नलिस्टिक स्टडी ऑफ फेसबुक एंड कैम्ब्रिज एनालिटिका जर्नलिज्म कैपस्टोन प्रोजेक्ट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इतने टाइम से इतने टाइम तक किया। इसी तरीके से दूसरा प्रोजेक्ट हो सकता है इन हाउस प्रो बोनो प्रोजेक्ट, कोलंबिया लॉ स्कूल 11 2018 to 3 2019, और उसमें आपका डिटेल जो है वो आप नीचे डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट्स को वहां पे डिफाइन कर सकते हैं। अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेशंस भी आपको जरूर डालने चाहिए। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो अवार्ड, जो भी अवार्ड्स आपको मिले हों, चाहे वो आपके करिकुलम्स, आपके एकेडमिक से रिलेटेड हो, नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से रिलेटेड हो, ऑलवेज ट्राई टू मेंशन देम, दे विल ऑलवेज क्रिएट अ गुड इंप्रेशन। तो रिज्यूमे फॉर फ्रेशर्स जो होगा वो आपका जनरली इस तरीके से देखने में आएगा। वहां पे आपको वर्क एक्सपीरियंस देखने के लिए नहीं मिलेगा, आपको एजुकेशन, आपको टेक्निकल स्किल्स, आपके वॉलंटियर एक्सपीरियंस, पर्सनल प्रोजेक्ट्स, ये सब चीजें आपको देखने के लिए वहां पे मिलेंगी। ठीक है, राइटिंग इफेक्टिव रिज्यूमे रिव्यू। सो नाउ कमिंग टू द रिव्यू, क्या क्या पॉइंट्स हमने अब तक डिस्कस किए उनके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। व्हेन क्रिएटिंग योर नो एक्सपीरियंस रिज्यूमे, यूज द रिवर्स क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट। अगर आप नो एक्सपीरियंस रिज्यूमे भी बना रहे हैं तो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट ही यूज कीजिए। इस रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको एक्सपीरियंस नहीं डालना, आपको अपनी एजुकेशन डालनी है। ठीक है, तो जो भी एजुकेशन आपने ली है उसको रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालिए। You can create a killer no experience resume by emphasizing your education instead. अपनी एजुकेशन को वहां पे emphasize कीजिए। Include relevant internships, soft and hard skills, and project. Other sections you can include on your resume are hobbies and interests, language, certifications, achievements. आप उनको achieve कर सकते हैं। Keep all the content of your resume clear, precise, and relevant. Use bullet points for all your descriptions. Bullet point use कीजिए, precise and relevant content वहां पे बनाइए। After you are done with your resume, you want to write an awesome cover letter. जब आपका resume बन जाए तो आपको एक cover letter लिखना होता है। अब हम इस cover letter के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। What is this cover letter? So cover letter is a one-page letter that tells the story behind your resume content and re-emphasizes why you are a great fit for the company or the job. ये cover letter आपका define करता है कि आप basically क्या चाहते हैं। ये कवर लेटर बेसिकली एक जॉब एप्लीकेशन तरह से होता है, जॉब एप्लीकेशन की तरह से होता है कि आप अपने रिज्यूमे के साथ एक एप्लीकेशन भी साथ में लगा रहे हैं और जिसमें आप ये लिखते हैं कि आपके मेजर स्किल्स क्या हैं और उन स्किल्स के माध्यम से आप डिफाइन करते हैं कि मैं इस जॉब के लिए परफेक्ट फिट क्यों हूं। ठीक है, तो कवर लेटर की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। ये रिज्यूमे के साथ आपका जनरली भेजा जाता है, आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स होती हैं इसके अंदर, हायरिंग मैनेजर जिसके लिए आप लिखते हैं उसका एड्रेस और उसका सब कुछ होता है यहाँ पे। देन आपका एक ओपनिंग पैराग्राफ होता है, आपकी एक बॉडी होती है, क्लोजिंग पैराग्राफ होता है और आपका फॉर्मल सैल्यूटेशन होता है। कवर लेटर हमारे इस करिकुलम का पार्ट नहीं है, तो इसके लिए कभी हम फ्यूचर में अपनी एक इनफॉर्मल वीडियो क्रिएट करेंगे। एक वर्कशॉप भी मैं रिज्यूमे के लिए और आपकी कवर लेटर के लिए डिजाइन करूंगा, तो वर्कशॉप जब भी होगी मैं आपको
आपके जितने भी मीन्स हैं उसके माध्यम से मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा. इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन दैट वर्कशॉप. सो अगर आप अपने रेफरेंसेस के तौर पे अगर आप देखना चाहें तो आप अपने रिज्यूमे की टेम्पलेट्स और रिज्यूमे क्रिएट करने के लिए आपको कुछ रेफरेंसेस मैंने यहाँ पे दिए हैं. नोवा रिज्यूमे इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फ्रॉम दैम, canva.com, resumecat, resumote.com, zeti.com और resumable.com. इन सब में से किसी पे भी आप जाके अपने रिज्यूमे के लिए टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हैं और अपने रिज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं. सो दैट्स फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स. आज के लिए हम इतना ही काफी रखते हैं और हमारा रिज्यूमे का जो पार्ट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है. कोई भी सजेशन, कोई भी रिकमेंडेशन या कोई भी डाउट अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं. अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक्स आपको दिए गए हैं, आप उसके थ्रू मुझसे डायरेक्टली भी कनेक्ट हो सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, जिससे कि ज्यादातर लोग इसका बेनिफिट उठा सकें. और अगर आपको पसंद नहीं आती है then please give me the suggestions. Thank you so much for watching this video. I hope कि आपको समझ में आया होगा. Thanks a lot. See you in the next video.